हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 55 तक हमने रैप अप कर लिया था। अब 56 से लेके 59 तक का एक सेपरेट एरिया आएगा हमारे पास कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि बात करेगा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन की। मतलब कि सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, ट्रांसमिशन होगा तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, और उसको लेके कुछ उसके सिमिलर मतलब उससे साथ के मिलते जुलते प्रोविजन जो कि आगे चलेंगे 59 तक। मतलब 56 जो है वो एक लौती बात कर जाएगा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को लेके। उसके बाद अगर कंपनी रिफ्यूजल करती है, पेनल्टी प्रोविजंस क्या होंगे, हमारे पर्सोनेशन का केस होगा तो उस केस में क्या होगा, उस टाइप के कुछ अलाइड प्रोविजंस जो मिलते जुलते प्रोविजंस है वो और डिस्कस किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करें तो दो सेक्शन को लेके चलेंगे, 56 और 57 को। फिर बाकी के जो दो सेक्शन रह गए 58 और 59, वो सेपरेट वीडियो में, मतलब दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा, इस पूरे पोर्शन को दो सेक्शन पर वीडियो के हिसाब से। ठीक है, 56 की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो वर्ड को समझना पड़ेगा। ट्रांसफर का क्या मतलब है और ट्रांसमिशन का क्या मतलब है। ट्रांसफर का मतलब बेसिकली क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इसको एग्जांपल देके बहुत बड़ा किया जा सकता है, बट शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। ट्रांसफर का मतलब है कि जब एक शेयर होल्डर, एक कोई मेंबर कंपनी का अपने शेयर्स को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे को, तो उसको लेके क्या प्रोविजंस वगैरह डील करने हैं उसके बारे में बात होगी ट्रांसफर के अंदर। नॉर्मली सिंपली समझ में आ रहा है। यहां पे ध्यान रखें, जो बात हो रही है वो बात हो रही है फिजिकल सिक्योरिटीज की। आपको पता है सिक्योरिटीज को रखने के दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं? नंबर वन इज फिजिकल फॉर्म, नंबर टू इज डीमैट फॉर्म। तो डीमैट की बात यहां पे नहीं की जा रही, यहां पे बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म में। अगर आपने रखा हुआ है तो इन जनरल वो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपने फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी को रखा हुआ है तो उस केस में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो वन शेयर होल्डर एंड अदर शेयर, दूसरे बंदे को जिसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो जो शेयर होल्डर है, जिसके पास शेयर है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफरर। और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफरी। तो इन दोनों से रिलेटेड जो प्रोविजन आएंगे उसकी बात होगी यहाँ पे ट्रांसफर के अंदर। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का बेसिकली मतलब क्या है वर्ड से, कि जब जो एक सिक्योरिटी दूसरे के पास ट्रांसफर होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, किसी ऐसे कंडक्ट की वजह से जिसमें कि दो पार्टीज नहीं है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी नहीं करते एग्जिस्ट वहां पे। मतलब क्या है कि सपोज किसी फादर के नाम पे कोई सिक्योरिटीज थी और फादर की डेथ होने के बाद उनकी सिक्योरिटी उनके बेटे को ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वो सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में भी सिक्योरिटी जो है उसकी मूवमेंट हो रही है वन पर्सन टू अनदर। बट जब ये मूवमेंट हो रही है तब दोनों पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कि जब दो ये हरकत हुई तब दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक जा चुका, तो एक जा चुका। तो इस चक्कर में इस वाली चीज को हम ऑटोमेटिक ट्रांसफर एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। उसके लिए फिर कुछ फर्दर फॉर्मेलिटीज है जो एज पर सेक्शन करनी होती है, बट जो दोनों पार्टीज है वो एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कहलाता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो दो सिंपली टर्म है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन। कई जगह इसको ऊपर नीचे किया हुआ है, बिल्कुल सेपरेटेड वे में नहीं है हमारे लॉ के अंदर, बट आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। आप ट्रांसफर को लेके बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल टर्म है। आप भी सोचेंगे जब किसी भी सामान को, किसी भी चीज को हम ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, आपस में एक डीड तैयार करते हैं कि हाँ भैया ये शर्तें होंगी, इस तरीके से हम ये चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। दोनों पार्टीज उस डीड के ऊपर क्या करेंगे, उसको प्रॉपर साइन करेंगे। उसके ऊपर बकायदा डेट लिखी होनी चाहिए कि कब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनके साइन होने चाहिए। और ये जो डीड बनेगा ये किस पे बनेगा, ये बनेगा हमारे किसी ना किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर। स्टैम्प पेपर मतलब जो कि आपके इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प पेपर यूज करना होता है किसी भी मतलब किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। ठीक है, तो उस टाइप का आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को यूज करना है। तो इसको हम यहाँ पे डीड वगैरह नहीं बोलते, यहाँ पे इसको कहा जाता है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि बकायदा डेटेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। तो इसको आप कह सकते हो साइंड बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। दोनों ने यहाँ पे क्या किया हो, साइन किया गया हो। साथ ही में उस एग्रीमेंट के अंदर बकायदा स्पेसिफाई किया जाएगा कि जो ट्रांसफरी है उसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, वो क्या काम करता है। ऑल अदर रेलेवेंट डिटेल्स, ये तीन तो एग्जांपल के तौर पे दी गई हैं, बाकी और भी कोई रेलेवेंट डिटेल्स है तो वो सारी चीजें उसमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब जब ये बन गया हमारा एग्रीमेंट ट्रांसफर का, तो उसके बाद क्या होगा, इस चीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, मैं अगर शेयर होल्डर हूं, मैं अपना शेयर का ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं, तो कंपनी को सपने आएंगे क्या? ठीक है, कंपनी को सपने नहीं आएंगे। दो चीज यहाँ पे टर्म होती है, एक होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है, जिसने शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरा होता है मेंबर। मेंबर कौन होता है, जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब क्या हुआ, जो कंपनी मेंटेन करती है एक रजिस्टर जिसके अंदर वो मेंबर्स के नाम लिखती है, वहां पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो वहां का मेंबर कहलाएगा। सपोज मैंने ए ने
शेयर ट्रांसफर कर दिया बी को, लेकिन मेंबर में अभी भी वहां पे नाम किसका लिखा हुआ है, किसका, ए का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो बी होगा वो शेयर होल्डर तो हो जाएगा लेकिन वो मेंबर नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब वो वोट वगैरह नहीं दे पाएगा। तो द थिंग इज कि आपको ये दोनों प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। नंबर फर्स्ट कि आप एग्रीमेंट करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद चाहे तो ट्रांसफर चाहे तो ट्रांसफरी दोनों में से कोई भी लोग कर सकते हैं, विद इन 60 डेज उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करेंगे किसके पास, कंपनी के पास। कौन से डॉक्यूमेंट को, तो उसके अंदर आपका ये एग्रीमेंट होगा, एप्लीकेशन होगा, और जो ट्रांसफर है उसका शेयर सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा वो शेयर सर्टिफिकेट होगा, उसको वो लगा के डिलीवर करेगा किसको, कंपनी को, ठीक है, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। सपोज करे कोई ऐसा कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट तो मेरे पास नहीं है, तो उस केस में वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी वहां पे यूज कर सकता है। द थिंग इज की डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कौन ऑनर था जिसने ट्रांसफर किया है, तो उसके ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट में आपका शेयर सर्टिफिकेट पहले देखा जाएगा। अगर वो नहीं है तो उस केस में आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट सिनेरियो आपने एक एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट के प्रॉपर सिनेरियो होनी चाहिए, मतलब वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, उस एग्रीमेंट की कॉपी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट। एंड अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में लेटर ऑफ अलॉटमेंट को आपको 60 डेज के अंदर डिलीवर कर देना है। डिलीवर ट्रांसफरर भी कर सकता है, ट्रांसफरी भी कर सकता है, किसी एक की ऊपर ये नहीं है लाइबल, दोनों में से कोई भी डिलीवर कर सकता है। फिर उसके बाद इसका प्रोविजो आता है। प्रोविजो बेसिकली क्या कहता है कि अगर ऐसा है कि आपके पास ना ही शेयर सर्टिफिकेट है ना ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, दोनों ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप इंडेमनिटी के थ्रू कंपनी रजिस्टर कर सकती है। इंडेमनिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो आपने एक इंडेमनिटी एक्ट, अपना अलग इंडेमनिटी का चैप्टर पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेमनिटी बॉन्ड के थ्रू रजिस्टर किया जाएगा कि अगर पाया गया कि भैया आप ऑनर नहीं हो तो उस केस में आपसे भरपाई की जाएगी। तो एक इंडेमनिटी का प्रोसीजर होगा, इंडेमनिटी के टर्म्स होंगे और उस टर्म्स के बेसिस पे रजिस्टर कर लिया जाएगा। वो पॉसिबल है किस केस में, एक नॉर्मल सिनेरियो की यहां बात हो रही है, बट इसके लिए आपको प्रोवाइजो आएगा। बेसिकली वो प्रोवाइजो क्या है वो नीचे देखते हैं अभी। तो इसी को थोड़ा सा समराइज किया गया कि भैया प्रॉपर फॉर्म, डेटेड, स्टैम्प होना चाहिए, साइंड बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसफर दोनों के द्वारा साइन किया होना चाहिए। ट्रांसफरी का इसके अंदर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन जो होगा या और भी कोई फर्दर डिटेल्स हो तो वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। डिलीवर कर देना आपको 60 डेज के अंदर विद शेयर सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो भी आपके पास है। अगर नहीं है तो ये इंडेमनिटी के थ्रू भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। फिर बात आती है प्रोविजो गवर्नमेंट कंपनी के केस में, कि अभी हमने जो प्रोविजो देखा सबसेक्शन 1 का, वो क्या देखा कि अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी तो इंडेमनिटी के थ्रू ये प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जहां पे गवर्नमेंट कंपनी ने बॉन्ड्स इश्यूड कर रखे हैं, तो उस केस में आपका ये इंडेमनिटी वाला सिनेरियो नहीं चलता, वहां पे ये वाले प्रोविजन जो है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होता। तो ये क्लैरिफिकेशन है जस्ट फॉर गवर्नमेंट कंपनी के केसेस में। फिर बात आती है पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के पास पावर है रजिस्टर करने का। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी एक बार फिर से, क्योंकि ट्रांसमिशन को लेकर अलग से हमारे मॉड्यूल में अलग से पूरी बातें नहीं बताई हुई हैं। क्या है ट्रांसमिशन का सिनेरियो, कि जब ट्रांसफर होगा तो आपको पता लगा कि भैया जो हम नॉलेज देंगे, कंपनी की नॉलेज में जो लेके आएंगे वो कैसे लेके आएंगे, कि हम डिलीवर करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के, सारी चीजों को अटैच करते हुए कंपनी को 60 डेज के अंदर। ये सिनेरियो को समझ में आ गया, कंपनी की नॉलेज में आ जाएगा, कंपनी के पास पावर है कि वो जैसे ही उनको मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर, 1 महीने का जनरली टाइम होता है कि 1 महीने के अंदर वो रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप जो है उसके अंदर पुराने वाले मेंबर मतलब ट्रांसफर का नाम हटा देगी और नए वाले का नाम डाल के एक फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी नए वाली पार्टी को, मतलब ट्रांसफरी को। ठीक है, ये जनरल सिनेरियो होता है। ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा कि ट्रांसमिशन के केस में जो सपोज करें हम सन की बात कर रहे थे, फादर जी चले गए, सन के पास अब शेयर है, सन क्या करेगा, इंटीमेशन देगा, जिसको बोलते हैं हम इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। किसको देगा, कंपनी को। और कंपनी उस इंटीमेशन आने के बाद अगेन सेम सिनेरियो कि 1 महीने के अंदर अंदर वो उसको क्या कर देगी, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी उस सन के नाम पे, जो कि पहले फादर के नाम पे था। अच्छा, यहां पे एक चीज और बच जाती है जो इसके अंदर अलग से मेंशन नहीं है। क्या, अगर सन चाहे तो अपने मतलब एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो उसको ट्रांसमिशन ना करवाए, उसको वो ट्रांसफर भी कर सकता है। मतलब कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो ये दावा रखता है कि वो उस शेयर को किसी और को बेच सके, ट्रांसफर कर सके। तो उस केस में वहां पर ट्रांसमिशन प्रोसेस नहीं होगा। ट्रांसमिशन प्रोसेस तभी होगा जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपना नाम इंसर्ट कराना चाहता हो रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप का, और उसके लिए वो इंटीमेशन दो कंपनी को। अगर वो ऐसा नहीं करता, उसको मिला सपोज शेयर आया, वो कहता जी मेरे को शेयर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को रखना भी नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं, तो वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तब वहां ट्रांसशिपमेंट मतलब ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो नहीं आएगा, वहां पे फिर प्रोसेस आएगा सीधा सीधा ट्रांसफर का। ठीक है, तो ट्रांसमिशन तब होगा जब
आपको मिला एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और आप इंटीमेशन दे रहे हो कंपनी को कि ये शेयर था, ऐसे ऐसे सिनेरियो था, उसके अंदर ऑब्वियसली बात आप क्या क्या चीजें अटैच करोगे, तो वही आपको शेयर सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट अटैच करना पड़ेगा, जो लॉ कहता है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी अलॉट किया जाता है और साथ में वो डॉक्यूमेंट जिससे कि ये प्रूव हो सके कि आप ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वो चीजें भी आपको कंपनी को देनी होती है ताकि उस बेसिस पे कंपनी आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू करके दे सके। ठीक है, फिर बात आती है कि सपोज करें कि ट्रांसमिशन मतलब जो ट्रांसमिशन जो चल रहा था इसके अंदर जो दो पार्टीज थी आपकी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट जो डिलीवर किया वो सपोज ट्रांसफरर ने डिलीवर किया है, दो कंडीशन है यहाँ पे, ट्रांसफरर ने डॉक्यूमेंट दिया कंपनी को और उसके अंदर जो साइनिंग वगैरह है वो सपोज करो ट्रांसफरर की है, सिर्फ ट्रांसफरर ने साइन किया हुआ, ट्रांसफरी के सिग्नेचर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो शेयर्स हैं आपके वो पार्टली पेड शेयर्स हैं, अभी फुल्ली पेड शेयर्स वो नहीं है, फुल्ली पेड शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए गए, पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर किए। तो दो कंडीशन आ रही है। नंबर वन कि एप्लीकेशन जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरर ने दिया है, मतलब सिग्नेचर सिर्फ ट्रांसफरर के हैं, ट्रांसफरी के नहीं है, नाम वगैरह मेंशन है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन उसके सिग्नेचर नहीं है, और एप्लीकेशन दे दी गई कंपनी के पास कि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब जो शेयर का मालिक है वो कंपनी को जाके कह रहा है कि जी भैया ये सारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप शेयर्स इसको ट्रांसफर कर दो। और नंबर टू कंडीशन क्या है कि वो पार्टली पेड है, तो क्या कंपनी ट्रांसफर कर देगी? नहीं, कंपनी ट्रांसफर नहीं करेगी। तो कंपनी पहले क्या करेगी, नोटिस भेजेगी उस ट्रांसफरी को, नोटिस दिया जाएगा उस ट्रांसफरी को कि भैया आप बताओ कि आपको ऐसा ऐसा शेयर ट्रांसफर हो रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं। अगर उसका जो ट्रांसफरी होगा उसको नो ऑब्जेक्शन लेटर भेजना पड़ेगा किसको, कंपनी को, कि जी ये जो सिनेरियो हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, इस ट्रांसफर से लेके मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑल्दो मेरे सिग्नेचर नहीं है बट मैं एग्री करता हूं इस ट्रांसफर के लिए, और इसकी जो मोहलत है वो है 2 हफ्ते की, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर कंपनी पहले नोटिस देगी, कंपनी के नोटिस आने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसफरी को जवाब दे देना है कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब जाके जो कंपनी है वो फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, तब वो ट्रांसफर हमारा कंप्लीट माना जाएगा, तब रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसकी एंट्री की जाएगी। अच्छा जी, अब ये डिलीवर का एक रिस्पेक्ट मतलब कब कब कितने दिन के अंदर कितने ड्यूरेशन के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर देना होता है, तो ऑल्दो हमें यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में 1 महीने का टाइम होता है, बट आपके मॉड्यूल के अंदर इस पूरी बातों को बता दिया गया है शुरू से लेके एंड तक की। शुरुआत कहां से होती है, जब हमारा मेमोरेंडम नया नया बनता है, उसके सब्सक्राइबर आते हैं, तो उस केस में 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर जो शेयर सर्टिफिकेट है वो डिलीवर हो जाने चाहिए। बात आती है सेकंड की, जब आप उसके बाद फ्रेश इशू वगैरह करते हो, जब इशू करते हो तो उसमें प्रोसेस होता है आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में एक्चुअली में शेयर्स अलॉट होते हैं, तो अलॉटमेंट की जो डेट हुई उसके अगेन फिर आपके 2 महीने के अंदर आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डिलीवर हो जाने चाहिए शेयर होल्डर के पास। तो ये तो पुराने सिनेरियो आ गए कि जब कंपनी बनी तो इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने, उसके बाद जब कंपनी ने फ्रेश इशू किया तो उस केस में जो अलॉटमेंट का डेट आई, अलॉटमेंट की डेट के 2 महीने के अंदर डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद जिस चैप्टर के ऊपर हम चल रहे हैं कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का केस है, तो उस केस में कितना टाइम होगा, तो उस केस में 1 महीने का टाइम है। 1 महीना कहां से, जिस दिन आपको डिलीवर किया गया डॉक्यूमेंट, नंबर 1, या फिर जिस दिन आपको इंटीमेशन दी गई। तो दोनों चीजें हैं, इंटीमेशन होगा ट्रांसमिशन के केस में और ट्रांसफर के केस में आपका होगा जिस दिन आपको जो डीड वगैरह जो हमने एग्रीमेंट बनाई थी, जो एग्जीक्यूट किया था, उसको डिलीवर किया, तो उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो डिलीवर कर देना है। किसको, कंपनी को। किसको करेगी, जो भी आपके शेयर होल्डर होंगे। बात आती है डिबेंचर्स के केस में, तो डिबेंचर्स के केस में कहा जाता है कि भैया जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 6 मंथ का आफ्टर अलॉटमेंट के। अगर डिबेंचर इशू किया गया तो उस केस में टाइम पीरियड आपका ज्यादा है, अलॉटमेंट के बाद 6 महीने तक कंपनी डिलीवर कर सकती है। नाउ डिपॉजिटरी की केस की बात करें तो डिपॉजिटरी में सारा सिनेरियो अराइज ही नहीं होता। डिपॉजिटरी में तो इमीडिएटली बेसिस पे हो जाता है। इमीडिएटली बेसिस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे, तो कंपनी इमीडिएट बेसिस पे डिपॉजिटरी को ट्रांसफर कर देती है। जिस डिपॉजिटरी के पास भी आपका शेयर्स का अकाउंट मेंटेन्ड है, तो वहां पे वो इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे जो मेनली चर्चा चल रही है वो चल रही है फिजिकल की। नाउ अब ये वही ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डिसीज पर्सन की थोड़ी सी यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया, जब हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रांसमिशन का बेसिकली ये डिसीज के केस में ट्रांसमिशन का रोल आता है, तो उसको लेके यहाँ पे समझाया गया है। बात आती है डिफॉल्ट को लेके कि डिफॉल्ट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमने भी पीरियड देखे, अलग अलग पीरियड थे, बहुत सारे अलग अलग पीरियड थे, बट अगर बात करें हम आईएफएससी कंपनी की, तो उसको लेके आपका एक नोट दिया हुआ है नीचे कि आईएफएससी कंपनी की बात करें तो उसके केस में 60 डेज है, सीधा सिंपल मतलब 60 डेज क्या कि सिक्योरिटीज के लिए। यहाँ पे क्या कहा गया, शेयर्स का अलग डेट आई, शेयर्स की अलग डेट आई, फिर यहाँ पे डिवेंचर्स की अलग डेट आई, फिर आपके ट्रांसफर की अलग आई, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की अलग आई, सबकी अलग अलग डेट्स आई, अलग अलग मंथ्स आए। सीधा सीधा बात करें अगर कि आईएफएससी कंपनी में क्या होता है, तो वहां पे 60 डेज है, चाहे शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, कोई भी सिनेरियो, सीधा सीधा वहां पे जो पीरियड है वो कितना है, 60 डेज का। तो वो आपको एक और ध्यान रखने वाली चीज है इन केस ऑफ आईएफएससी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो।
नाउ पेनल्टी प्रोविजन की बात आती है कि अगर आपने ये सारी बातें नहीं मानी तो ऑब्वियसली बात है पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? कंपनी की बात करें तो कंपनी जो पेनलाइज होगी वो होगी 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। मतलब मिनिमम जो आपकी पेनल्टी होगी वो 25,000 होगी और मैक्सिमम जो बढ़ के जा सकती है वो जा सकती है आपकी 5 लाख रुपीज तक। जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे उस पर भी यहाँ पे पेनल्टी लगेगी, जो कि मिनिमम होगी 10,000 और मैक्सिमम जा सकती है कितनी? 1 लाख रुपए। यहाँ पे इंप्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी है 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और कंपनी की बात करें तो 25 से 5। नाउ लाइबिलिटी ऑफ डिपॉजिटरी एक और आ जाता है कि सपोज करें कि अभी तक तो हम बात करें कि कंपनी कुछ खेल खेल गई, फिजिकल के केस में लाइबिलिटी उनके ऊपर आ सकती है कोई भी चीज की वो धोखाधड़ी करते हैं तो वो हमने अलग से भी देखा है 447। अगर डिपॉजिटरी जो है, डिपॉजिटरी आपने देखा है कि डिपॉजिटरी 2 होते हैं और साथ में कई सारे डीपीज होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी लोग अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, शेयर ट्रांसफर वगैरह कर देते हैं, किसी भी पर्सन को डिफ्रॉड करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनकी क्या लाइबिलिटी है? तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा 2 एक्ट के अकॉर्डिंग। 2 एक्ट का मतलब क्या हुआ? नंबर 1 कि कंपनीज एक्ट 447 लगाएगा। 447 के एक्शंस आपने देखे हुए हैं, वो सारे एक्शंस लिए जाएंगे उन सारे पर्सन के अगेंस्ट। नंबर 2 कि जो डिपॉजिटरी होते हैं वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड या मैनेज किए जाते हैं डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू, तो उसके अंदर भी जितनी लाइबिलिटीज मेंशन्ड है वो सारी लाइबिलिटीज भी उनके ऊपर लगेगी। तो दोनों एक्ट की जो पेनल्टीज है वो सारी उनके ऊपर लग जाती हैं अगर वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे कि पर्सन को डिफ्रॉड करने की कोशिश जाहिर हो। ठीक है, चलिए तो ये बात सारी थी 56 के अंदर। 56 में बेसिकली बात क्या हुई कि ट्रांसफर के प्रोविजन क्या है, ट्रांसमिशन के प्रोविजन क्या है और इसको लेके आप किस तरीके से कंपनी को डिलीवर करोगे, कंपनी कितने दिन के अंदर आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट दे देगी और ये पॉसिबल है कि नहीं है। एक चीज और क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, एक सेक्शन नंबर 44 होता है हमारा, ये ऑल्दो आपको पता होगा, हमने पीछे इसकी चर्चा नहीं की थी क्योंकि सेक्शन में ज्यादा कुछ जान नहीं है, बट सेक्शन 44 मतलब मॉड्यूल का पार्ट भी नहीं था, बट सेक्शन 44 बेसिकली क्या कहता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उनके सारे शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसके ऊपर आगे चर्चा आ भी जाएगी, जो हम आगे नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा हमारा उसके थोड़ी सी चर्चा इसकी मेंशन है, बट सेक्शन 44 के रेफरेंस से नहीं है। सेक्शन 44 इन रिलेशन आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 44 में बेसिकली क्या होता है कि जो भी पब्लिक कंपनीज होती है उनके शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। नंबर 2 अगर प्राइवेट कंपनी होती है उनके शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन वहां पर डिपेंड करता है कि उनका आर्टिकल किस तरीके से मैनेज है, मतलब आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि नहीं। तो उनके आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये चीज देखी जाएगी कि आपके शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं या उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है जिस प्रकार से भी। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ऑल्दो प्राइवेट में भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 57। छोटा सेक्शन है, इसको और रैपअप कर लेते हैं, फिर 58 से आपका नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे। 57 बात करता है आपकी पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स की। मतलब क्या है कि कोई शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कि शेयर होल्डर है नहीं, वो डिसीव करना चाहते हैं, किसी शेयर होल्डर का नाम यूज करके शेयर्स को बेच देते हैं, किसी भी तरीके से किसी शेयर होल्डर के बदले का पैसा रिसीव कर लेते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे की जाती है उसको फ्रॉड करने के लिए, जो कि एक्चुअल में शेयर होल्डर नहीं है, अगर ऐसी भी कोई हरकत करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसकी सिंपल सी बात करता है आपका सेक्शन नंबर 57, और कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल सिंपल उनकी पनिशमेंट की बात करता है। क्या पनिशमेंट है? तो जो भी ऐसा पर्सन होगा जो इस तरीके की हरकत करेगा उसके लिए पहली तो इंप्रिजनमेंट आएगी जो कि आपकी 1 साल से लेकर 3 साल तक जा सकती है। दूसरा फाइन आएगा जो कि 1 लाख रुपए से लेकर आपका 5 लाख रुपए तक जा सकता है। ध्यान क्या रखना है कि बीच में एंड है, मतलब कि औरों की तरह नहीं कि और इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ऐसा नहीं है। फाइन है यहाँ पे, मतलब कि ये पेनल्टी जो इंप्रिजनमेंट है वो भी लगेगा एंड फाइन जो है वो भी लगेगा। बोथ का सिनेरियो यहाँ पे है नहीं है, बोथ ही है एक साथ। वो अलग बात है कि आपकी 1 साल से 3 साल के बीच में वेरी कर सकता है और 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपकी जो फाइन है वो वेरी कर सकती है। द थिंग इज कि अगर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर का पनिशमेंट आती है, सेक्शन 57 आपको लगता है, तो उसकी पनिशमेंट की बेसिकली क्या अमाउंट्स है और क्या इंप्रिजनमेंट के रूल है वो ध्यान रखना है। ऐसा और कुछ खास इस सेक्शन में है नहीं। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 57 एंड 56।